नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश करती। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विशेष विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। उस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने सभी तीर्थ पुरोहितों से भेंट करने के बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल से मंदिर प्रांगण में खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन कर बाबा केदारनाथ के जयकारे भी लगाए। उन्होंने श्रद्धालुओं से रूबरू होते हुए कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। केदार घाटी के विहंगम दृश्य से प्रभावित होकर राज्यपाल ने कहा कि केदार घाटी के कण-कण में भगवान भोलेनाथ का वास है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि दिखती है। ये भगवान केदारनाथ की महिमा ही है कि केदारनाथ में पहुंचते हुए मनुष्य ध्यान मग्न होने लगते हैं। और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से केदारपुरी में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने उन्हें कई चरणों में केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करते हुए आने वाले समय में होने वाले कार्यों की जानकारी भी उपलब्ध कराई। जीवन में कुछ कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो प्रभु खुद बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का भी क्षण उसी प्रकार शिव जी का वरदान है, प्रभु का वरदान है, वाहिगुरु का वरदान है। सच कहूं तो ये जो स्थान है इतना पवित्र है कि यहाँ पर अपने आप से ध्यान लग जाता है। प्रभु का आशीर्वाद कैसे गिने उसको। आज जो मौसम दिया है, आज जो क्षण दिया है, आज जो अवसर दिया है, इतने भक्तजनों के साथ में ये क्षण दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही सफल हो गया कि इस क्षण में प्रभु की प्रेयर, अरदास शुरू की। और जो प्रभु के द्वार में, प्रभु के आंगन में, प्रभु के उस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर में जो पूजा मंत्र हैं, उनकी ध्वनि अपने आप में अलग। पूरे जिले भर के शीतकालीन खेल प्रतियोगिता के साथ साथ नारायणबगड़ में 2 दिवसीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता का विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। वहीं बुधवार से प्रखंड मुख्यालय के जीआईसी मैदान में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को दूसरे दिन की प्रतियोगिता में बालिका अंडर 17 वर्ग की 3000 मीटर की दौड़ में रायका भगवती की भावना ने प्रथम, रायका गढ़कोट की नैना ने द्वितीय और जनता इंटर कॉलेज नैनी बुंगांव की दिव्यांशी तृतीय स्थान हासिल करने में सफल रही। वहीं इसी स्पर्धा में बालक अंडर 17 वर्ग में रायका हरमनी के रितुल परिहार प्रथम, रायका कोब के कृष्णा द्वितीय और रायका कोटली के पीयूष तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं बता दें कि बालिका वर्ग में अंडर 17 की 100 मीटर की दौड़ में जनता हाई स्कूल किमौली की सावित्री प्रथम, रायका असेंड सिमली की स्नेहा और तृतीय स्थान पर रायका चौपता की नैन्सी काबिज हुई हैं। स्तरीय शीतकालीन प्रतियोगिता जो है 2 दिन का चला है और इसमें करीब 27 जो इंटर कॉलेजेस हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और 437 जो बच्चे हैं लगभग उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ जो रनिंग होती है और कूद होती है, थ्रोज हैं, इस टाइप के हुए हैं। और इसमें सभी हमारे पीटी जो हैं सभी, क्योंकि जो भी खेल होते हैं सभी के सहयोग से होता है और ये हमारे सबके आपके सहयोग से ये पूरा हो पाया है कार्यक्रम। और जैसे हमारे जो यहाँ के संयोजक हैं और जिन्होंने इस जो पूरे गेम एथलेटिक्स को इनाम के लिए पारितोषिक करने के लिए जो यहाँ पर वो दिया गया है, इनाम दिया गया है, ये भी हमारे जो कल मुख्य अतिथि आए थे उनके द्वारा यहाँ सबको पारितोषिक दिया गया है, सबको मेडल दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा की जो शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता है इसका शुभारंभ कल दिनांक हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री कौशिक राव के द्वारा किया गया और यहाँ पर 27 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं, शासकीय अशासकीय कुल मिलाकर के। और सभी विद्यालयों के यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्तर हमारे हैं, सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका। तो कुल मिला के पूरे विकास खंड के सभी स्तरों के 437 बच्चे इस
शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभा विभिन्न उसमें प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र में भू धसाव की स्थिति न हो, इसके मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने के निर्णय लिया है। तो वहीं विभाग के इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। राजधानी में बनने वाले भवनों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके, नक्शे के साथ साथ सभी नियमों का अनुपालन कराया जाए और सभी मानकों पर खरा उतरे जैसे सख्त दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि नगर निगम प्रशासन भवनों की मॉनिटरिंग एमडीडीए के स्तर पर कराई जाती है और वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कुछ ऐसे जोखिम वाले भवन हैं जो नगर निगम प्रशासन की देखरेख में है। नगर निगम के द्वारा सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी तरीके का कोई नुकसान न हो। नहीं, जो मेनली तो हमारे यहाँ पे जो कुछ एरिया हैं जो गिरासू प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नगर निगम उन्हें गिरासू डिक्लेयर करता है, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रिपोर्ट और बाकी चीजें लेके करता है, उसके बाद गिरासू डिक्लेयर होती हैं, फिर उनको गिराने की कार्रवाई होती है। एक तो इस तरह की हो गई। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, गलत जगह पे बन गई हैं, उसमें एमडीडीए, क्योंकि एमडीडीए ही नक्शा पास करता है और अगर कहीं इलीगल कुछ बन गया है तो उस पर भी कार्रवाई एमडीडीए द्वारा होती है। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये मोर और लेस कार्रवाइयां होती हैं। काशीपुर में जुलूस मोहम्मदी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जुलूस सुबह 8 बजे से अली खां मोहल्ले से शुरू हुआ और पूरे शहर में घुमाया गया। बता दें कि जुलूस मोहम्मदी को मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उन्होंने दुनिया भर के लोगों को पैगाम दिया था कि अच्छाई की ओर चलो, बुराई से बचो। वहीं जुलूस मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में काफी खुशी देखने को मिली। जगह जगह मीठा पानी और लंगर बांटा गया और तरह तरह के झांकियां भी बनाकर जुलूस की रौनक बढ़ाई गई। साथ ही जुलूस मोहम्मदी के दौरान शहर में पुलिस प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा और अमनो अमान से जुलूस निकाला गया। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम पैदाइश का दिन है और पूरी दुनिया के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी मनाई जाती है। मुसलमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर जो है अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करता है और ये पैगाम देता है कि हमारे नबी का जो पैगाम है अमन चारे का, भाईचारे का, और आपके आने से जुल्मियत खत्म हो गई, आपके आने से अंधेरा खत्म हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम दिया है, इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम दिया है, वही पैगाम आज मुस्लिम कौम जुलूस निकालकर अमन। उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रदेश में एक बार फिर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सभी राज्यों और देश इन्वेस्टर्स को अपने यहां आमंत्रित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे देश हैं जो अपने देश से दूसरे देश नहीं जाते, लेकिन अब वे भी इन्वेस्टर समिट के लिए एक दूसरे देशों में जा रहे हैं और एक डेलीगेशन खुद उनके पास भी आया था, जिन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने आगे कहा कि अब जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है उसे उत्तराखंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स आज हम जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं और हम ही नहीं करते और देश भी करते हैं। अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी आज उधर बढ़े हैं। उनको भी लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास भी एक देश से कुछ लोग आए थे और उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है बहुत अच्छी बात है और इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
यमकेश्वर में संस्कृत अकादमी की ओर से खंड स्तरीय संस्कृत छात्रा प्रतियोगिता आयोजित की गई। द्वारिखाल महेंद्र सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये संस्कृत छात्र परीक्षा पूरे विकासखंड के छात्र छात्राओं के लिए राजकीय इंटर कॉलेज द्वारिखाल में आयोजित की गई, जिसमें संस्कृत नाट्यम, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत समूह गान, संस्कृत वाद विवाद, संस्कृत आशु, भाषणम एवं संस्कृत लोका उच्चारण की प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विभिन्न बच्चों ने भाग लिया और सभी गुरुजनों द्वारा बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया गया। मैं इस कार्यक्रम की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे बच्चों को आगे प्रेरणा मिलती है और आगे उनके भविष्य में आगे किस तरह से इसकी जानकारी मिलती है और प्रतियोगिता से उनका भविष्य निकलता है। ब्लॉक प्रमुख जी और खंड शिक्षा अधिकारी जी को हम आश्वासन देते हैं कि ब्लॉक प्रमुख जी। रायवाला में नेपाली निकट एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने देह व्यापार करने वाले होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने होटल मैनेजर को जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर होटल में एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा गया। देह व्यापार की पुष्टि होने पर पुलिस ने छापेमारी कर होटल मैनेजर आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। महिला सब इंस्पेक्टर नमिता सैनी ने 3 महिलाओं को मौके पर पकड़ा है, जिन्होंने आनंद सिंह के बहकावे में आकर देह व्यापार में उतरने की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तीनों महिलाओं को देह व्यापार के धंधे से रिहा करवा दिया गया है। होटल मैनेजर आनंद सिंह को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून में लंबे समय के बाद प्रदेश सरकार ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दायित्व सौंपा है। आने वाले दिनों में पार्टी के अन्य नेताओं को भी दायित्व मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं 10 नेताओं की इस लिस्ट में एक महिला नेत्री को भी दायित्व दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाया है कि बीजेपी 33% महिला आरक्षण की नीति के तहत काम नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी महिला नेतृत्व पर व्यंग करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पर बीजेपी की महिला नीतियों ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भी वह चुप्पी साधे रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के सवालों का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अभी दायित्व वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये पहली लिस्ट है और आने वाले दिनों में और भी कई लिस्ट जारी की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को इस बात का दुख है कि उनके शासनकाल के दौरान महिला आरक्षण बिल नहीं लाया गया। % आरक्षण की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है। और वैसे एक हिसाब से मैं सही भी समझता हूँ कि बीजेपी में कोई महिला इस लायक है ही नहीं, जिनको मणिपुर की घटना में एक शब्द कहने का मौका नहीं मिला, जिनको दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनों के संग हुए अपमान में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, जिनको अंकिता भंडारी मर्डर केस में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, उन महिलाओं को कोई पद मिलना भी नहीं चाहिए। और बीजेपी ने शायद इसी की सजा इनको दी है। देखिए, दायित्व जिस प्रकार से बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को उसकी जिम्मेवारी दी है। सबसे पहले मैं उनको बधाई दे रहा हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। ये दायित्व मिलने के बाद निश्चित रूप से सरकार के कामों में एक इनका जब सहयोग मिलेगा तो काम करने में भी आसानी होगी। और उसके साथ साथ जहां आपने एक महिला की बात कही है, तो ये दायित्व बंटने अभी शुरू हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अंतिम है। और मेरा ये मानना है अभी इस प्रकार के और भी दायित्व हमारे विभिन्न जो हमारे हैं वो भी बंटने हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को उसमें प्रॉपर सम्मान मिलेगा। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी सरकार ने महिला विधेयक लाया है, तो इनको इस बात का ही परेशानी है कि इनके कार्यकाल में तो नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले गई। अब ये हर विषय पे इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगरपालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। बता दें कि
जनपद उधम सिंह नगर में जसपुर नगरपालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रही, क्योंकि पालिका बोर्ड के सभासदों ने अपने ही अधिशासी अधिकारी बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और एक बार फिर नगरपालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जहां सभासदों ने चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासद प्रतिनिधित्व लोगों का भारी विरोध किया, जिसके चलते प्रतिनिधियों को बोर्ड बैठक से बाहर जाना पड़ा। वहीं सभासदों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। हमारे नगर पालिका सभागार में जो मीटिंग हुई है नगर पालिका बोर्ड की, उसके अंदर जितने भी प्रस्ताव थे हमारे जो जनहित में काम होने थे वो सभी पास हो गए हैं। और उसमें गहमा-गहमी का कारण ये रहा है कि हमारे नगर पालिका के शौचालय जो पहले आए हुए थे, फिर इसके अलावा एक हमारे यहाँ जो लैट्रिन सफाई वाला टैंक होता है वो अब से 3 साल पहले आया था, कोरोना टाइम से पहले, जिसका आज तक ये नहीं पता कहाँ खड़ा है। कुछ कर्मचारियों से पूछा गया तो पता चला वो मंडवाखेड़े में खड़ा हुआ है, जिसका आज तक यूज ही नहीं हुआ है। और जिससे जनहित में जो काम होने थे, मतलब जनहित में सफाई व्यवस्था होती, गरीब आदमी को उसका फायदा मिलता, उसका कतई फायदा नहीं मिलता है। उसी में आज बोर्ड बैठक बुलाई गई और जो कुछ मुद्दे थे जनक, क्योंकि जो बाह्य हमारा शहर बढ़ा है, हैंडपंप की आवश्यकता है, तो वो 250 हैंडपंप लगाने की स्वीकृति सदन ने दी है। और एक हमारा कोर्ट से संबंधित मामला था, उसमें जो है क्योंकि हमारे जो ABCD ठेकेदार है उस विधि को निरस्त कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो वो पुरानी विधि को चालू किया जाए जिससे कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और उन ठेकेदारों को रिमूवल कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम नए ठेकेदार को करते तो उसमें टाइम लगता और उसमें हमारा जो काम बाधित होता। तो सर्वसम्मति से सारी बोर्ड की बैठक में उसको सहमति दे दी कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो। और ये विकास पथ के लिए हमारे सब उन्होंने कहा है कि हमारे जो विकास पथ है वो सुनिश्चित हो, कहीं अंधेरा ना हो, क्योंकि लाइटों की व्यवस्था हमारे विभाग पर है और उचित व्यवस्था है, तो इसी को लेकर जो लोगों ने रखी बात उसको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदेश में निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा बागेश्वर पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने सरयू नदी में आरती कर प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं यहां चौक बाजार में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समूचे देश की पवित्र नदियों से जल संग्रहित करने के ले जाना है। इसके साथ ही हिंदुओं को जागृत करना भी इस शौर्य जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। विहिप व बजरंग दल के वक्ताओं ने हिंदुओं से लव, लैंड, नशा और बिजनेस जिहाद के समूचे खात्मे के लिए सभी जाति के लोगों से संगठित होकर लड़ने का आह्वान किया है। इस यात्रा का शुभारंभ बद्रीनाथ धाम से 19 सितंबर से हुआ था, जिसका समापन हरिद्वार में होगा। श्री राम जी का जो है विराट मंदिर यहाँ पर अब बनने जा रहा है और लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। तो लगभग जनवरी या फरवरी के माह में वहाँ मूर्तियों का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समूचे भारतवर्ष की जितनी पवित्र नदियाँ हैं उन पवित्र नदियों में से जल एकत्र करने का एक ऐसा कार्यक्रम है और हिंदू धर्म का जो शौर्य एक जागरण करना है, ऐसी इस निमित्त यह यात्रा निकली हुई है। 19 सितंबर से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी बद्रीनाथ के पवित्र धाम से और पूरे प्रदेश भर में यह यात्रा जगह जगह अपने ऐसे ही कार्यक्रम कर रही है। कल बागेश्वर में पवित्र बागनाथ धाम पे जो है यात्रा ने सरयू माता की वहाँ पे आरती की और बागनाथ में जलाभिषेक के बाद यहाँ पर चौक गोविंद बल्लभ पंत चौक पर यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसे सारे युवाओं को जो पुरोला की धरती ने जो संदेश पूरे उत्तराखंड को दिया था, ये संदेश कि ये देवभूमि लव जिहाद मुक्त हो, ये देवभूमि लैंड जिहाद मुक्त हो, बिजनेस जिहाद से मुक्त हो, इन सारे इस मुक्ति के साथ साथ यहाँ का युवा देशभक्त नशा मुक्त हो, ऐसी इस संदेश को लेकर यह शौर्य जागरण यात्रा 19 तारीख को बद्रीनाथ धाम से प्रारंभ हुई।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बद्रीनाथ में रात दिन कार्य प्रगति पर है। तीर्थयात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ महायोजना के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एमिनिटी सेंटर, हॉस्पिटल एक्सटेंशन और कार्यों का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिए। कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंसडाउन से कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गुंसाई बीजेपी विधायक दलीप रावत पर जुबानी हमला करती दिखाई दी हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले लैंसडाउन विधायक दलीप रावत ने कहा था कि अगर वो कोटद्वार के विधायक होते तो कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बना चुके होते। उनके इसी बात पर तंज कसते हुए अनुकृति गुंसाई ने कहा है कि लैंसडाउन विधायक पहले ये बताएं कि उन्होंने लैंसडाउन में कितने केंद्रीय विद्यालय बनाए, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई कॉलेज बनाए। साथ ही कहा कि लैंसडाउन विधायक ये बताए कि रोजगार के लिए क्या कोर्स उनके द्वारा लैंसडाउन के युवाओं के लाए गए हैं। जहां के विधायक होते, जहां के विधायक हैं, 15 साल से खुद विधायक हैं, उससे पूर्व उनके पिताजी 5 बार के विधायक रहे। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के अंदर पता करिए कि कितने केवी बन गए, कितने पॉलिटेक्निक बन गए। बड़खेत आईटीआई, बड़खेत जो रिखणीखाल का आईटीआई, रिखणीखाल का पॉलिटेक्निक है, कितना बन के तैयार हो गया 10 साल। ये सवाल है मेरा दिलीप रावत जी से कि आप कह रहे हैं कि कोटद्वार के विधायक होते आप, लेकिन लैंसडाउन में तो 3 बार के विधायक हैं। तो लैंसडाउन के बच्चों को क्यों इतना पलायन करना पड़ता है? क्यों वहां आज नैनी डांडा के पटोटिया डांडा में क्यों आज बीएड का कोर्स है वहां से जा रहा है? हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।